नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह मुखर नजर आ रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सिग्नेचर कैंपेन चलाने की बात कही है, यानी अब हस्ताक्षर करवाएंगे लोगों के। शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग पेट्रोल पंप पर लोगों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी के मामले पर भी हरियाणा एक नंबर पर है। सीएमआई के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। सरकार से रोजगार के मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी विपक्ष की ओर से की गई है। साथ ही विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि निजी क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट आया है और कितने नए उद्योग लगे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का। पार्टी ने समय समय पर लोगों की आवाज़ उठाई है। हमने हर ब्लॉक स्तर पर महंगाई, एलपीजी, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किए और कल हम पेट्रोल पंपों पर, अलग अलग जगह पेट्रोल पंपों पर वहां खड़े होकर लोगों के हस्ताक्षर लेंगे। इस महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, और आगे भी, इससे आगे भी हम इस महंगाई और बढ़ती हुई तेल, पेट्रोल डीजल की कीमतों को, एलपीजी को हम हर स्तर पर सदन में भी उठाएंगे। जी, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, पहले भी करती रही है। अब बेरोजगारी का मसला भी आज उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश रहती है। हरियाणा में बेरोजगारी के मसले पर लगातार सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं और अब तो श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की गई है विपक्ष की ओर से। विदु रावल साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, खालिद चाहलका साहब हमारे साथ कांग्रेस से और संदीप गोयत साहब इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ चुके हैं। विदु रावल साहब, स्वागत है। पहला सवाल आपसे ही, महंगाई से लोग परेशान हैं, कोई राहत नहीं है, ऊपर से बेरोजगारी मार रही है, तो विपक्ष तो इसी तरह आंदोलन करेगा सर? सीएमआईई के आंकड़े के तहत हुड्डा साहब ने आज कुछ सवाल उठाए हैं। उनके आरोपों का जवाब भी दूंगा और उनको आईना दिखाने का भी प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर 27.9% हो गई है जी। उनको याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी अपनी सरकार में 2005 से 9 तक 18,020 नियुक्तियां हुई थी। 2009 से लेकर 2014 तक 44,302 नियुक्तियां हुई थी, यानी कुल 10 साल में लगभग 62,000 के करीब। इनमें भी बहुत सारी ऐसी जिनकी ज्वाइनिंग हमने आकर सरकार में, यानी 26 अक्टूबर 2014 के बाद हम लोगों ने दी है। हम लोग अब तक 7 साल जो हुए हैं, उन 7 सालों में 80,000 से अधिक नियुक्तियां दे चुके हैं, ज्वाइनिंग दे चुके हैं 80,000 से अधिक, और 25,000 पाइपलाइनिंग में, यानी 7 साल में 1,05,000 सरकारी नियुक्तियां दे चुके हैं। इसके अलावा स्वरोजगार योजना के तहत जो है 1,69,000 यूनिट लगे हैं। 1,69,000 यूनिट का मतलब बनता है करीब 18 लाख स्वरोजगार की तो तहत जो है नौकरियां मिली हैं, या यूं कहें। एक अच्छी बात तो विदु रावल साहब ये रही कि अब तक आपके पार्टी के जो बड़े नेता थे वो ये कहते रहे हैं कि सीएमआई का जो आंकड़ा है वही गलत होता है, क्योंकि इस संस्था में कुछ लोग विपक्ष के शामिल है। कम से कम आपने आज ये तो नहीं कहा, आपने आंकड़े तो स्वीकार किए। आपने भले ही पुरानी बातें, इतिहास गिनवाया कि उन्होंने क्या किया था और उन्होंने क्या किया था। हालांकि 10 साल से आप सत्ता में हैं और आप उम्मीद भी ये करते हैं कि आगे भी रहेंगे, तो उसके बाद 27.9% पे आपने नकारा नहीं, कम से कम नहीं नकारा है। आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात पर जी। सीएमआई क्या है? क्या सीएमआई के जो एमडी हैं महेश व्यास, वो कौन है?
जो कांग्रेस के घोषणा पत्र लिखते हैं, उनकी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, यानी घर की बही चाचा लिखनिया। तो अपनी खुद की बही लिखकर हुड्डा साहब उसी को ट्वीट कर दें और उसके बाद आप हमें कहें कि हम उसको स्वीकार कर लें, ये तो हास्यास्पद है। स्वीकार तो आपने कर लिया था। वैसे मैं बताऊं, ये हरियाणा के आंकड़े भले ही जो है 27.9 है, लेकिन बीजेपी शासित अन्य प्रदेशों के आंकड़े भी इसमें बहुत बेहतर हैं, जो हरियाणा से बेहतर कर रहे हैं रोजगार के मामले पे। अगर वो राज्य भी इस तरह से सवाल उठाने लगे तो फिर तो अलग ही बात हो जाएगी। फिर तो वो कहेंगे कि हमारे राज्य में गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये बेहतर कर रहे हैं, ये भी सवाल उठाएंगे क्या इस आंकड़ों पर? प्रदीप जी एक बार हुड्डा साहब ने, और ये जो हम 1,05,000 नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, किन लोगों को मिली है इसका ध्यान करें। ये किन लोगों को मिली है? ये झज्जर जिले के एक महराणा गांव के मोहित कुमार जो है अव्वल स्थान प्राप्त किया था उन्होंने, और उनके पिताजी दुकान की फिरनी पर एक छोटी सी दुकान चलाते थे। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली के विनीत कुमार जो है AITO के पद पर नियुक्त हुए थे, अब आजकल केंद्रीय गृह मंत्रालय में है। उनके पिताजी रिक्शा चालक हैं। सिरसा की मंडी डब्बली के निवासी जितेंद्र जी HCS बने थे। ध्यान कीजिए, HCS बनेंगे, क्योंकि अगली बात बताऊंगा मैं HCS में। मैं एक बात मैं समझना चाहता हूं विदुर साहब, मैं पिछले 7 साल से यह बात सुन रहा हूं कि हमने फेयर नौकरियां देने के लिए ही सरकारें बनती है सर। फेयर तरीके से नौकरियां देने के लिए जो फेयर तरीके से नहीं देता वो बाहर जाता है। एक बात। दूसरी बात, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जितनी सरकारें रही, जितने कर्मचारी नियुक्त हुए, क्या वो सबके सब अनफेयर थे? आप पूरी की पूरे कर्मचारी व्यवस्था पे ही सवाल खड़ा कर देंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। आप अनुमति दें तो बात कर लेते हैं। बोलिए। पिछली सरकार में एक OSD साहब बहुत फेमस हुआ करते थे, MS चोपड़ा जी, उनकी बेटी HCS लगी थी। बिजली मंत्री जो कैप्टन अजय यादव हैं, उनके दामाद लगे थे। दीपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार लगे थे। मनवीर बढ़ाना जो कि लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन थे, उनकी बेटी लगी थी। इनकी मामी, फूफी, ताई, मौसी, किसी को भी बिना कुछ किए नहीं छोड़ा इन लोगों ने। 151 में से तो 60 तो घोषित रिश्तेदार थे। बताइए खालिद साहब, आपको क्या अधिकार है? आप किस हक से बेरोजगारी का मुद्दा उठा के चलते हैं हरियाणा में? आपके कार्यकाल के दौरान इतनी अनफेयर नियुक्तियां हुई हैं, आपने हरियाणा के युवाओं का हक छीना है। ये तो सरासर कागजों में दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। एक दो और बताता हूँ अनफेयर, एक दो और अनफेयर नियुक्तियां बताता हूँ आपको अपनी सरकार की। रावल साहब रुको। सिरसा के मंडी डब्बली में, रावल साहब एक बार मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। जी कीजिए। एक बार मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। सिर्फ एक शब्द में बताऊंगा। सिरसा के मंडी डब्बली के निवासी जितेंद्र कुमार HCS बने। उनके पिता हरिचंद जी रिक्शा आज भी चलाते हैं, आज तक चलाते रहे हैं। कुरुक्षेत्र के बेराम निवासी सोनू राम HCS बने। पिताजी सोहन लाल बाल काटने का काम करते थे। इस प्रकार का अनफेयरनेस हुआ। इस प्रकार के हमारी सरकार में इस प्रकार की अनफेयर नियुक्तियां हुई है। उनकी सरकार में कितनी फेयर हुई है मैंने बताया। किसी की बेटी, किसी का दामाद, किसी की मामी, फूफी, बुआ और कहीं पर ताई, ऐसे लोग। और जो मनी बैग्स की बात थी, उस पर कैसे भूल जाएं? पर्ची और खर्ची जिस प्रकार से हरियाणा का एक कल्चर में इन लोगों ने जो है एक कुप्रसिद्ध कर दिया। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। 27.9 का आंकड़ा फिर भी खड़ा ही रहेगा। खाली साहब पहले इन आरोपों का जवाब दीजिए आप। नहीं, हरियाणा में आपको जब से भाजपा की सत्ता है, आपको बता देता हूँ कि हरियाणा में जब कांग्रेस का शासन था और देश में UPA की सरकार थी, तो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होता था, चाहे वो गरीब था, चाहे बेरोजगार था, चाहे युवा था, जो भी था। और चाहे इस देश का रक्षक था, सैनिक थे। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होता रहा। लेकिन अब जब से सत्ता इस देश के अंदर बदली है, जब से अगर आप सरकार के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, तो या तो आप देशद्रोही हैं या फिर आप कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। आप कोई भी आंकड़ा है, अभी आंकड़ों को विषय में रावल साहब ने कहा कि फला व्यक्ति बैठा है जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखता है, लेकिन इन आंकड़ों को लेकर जहां बाकी दूसरे राज्यों में सरकार है, वो इस आंकड़ों को पेश करेगी हम हरियाणा से बेहतर कर रहे हैं। ये कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो सरकार के खिलाफ जाएगी। नहीं तो अन्यथा हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पर है, हरियाणा महिला अत्याचार में टॉप पर है,
और हरियाणा में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको हरियाणा की सरकार गिनवा सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ वादे बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, सरकार उससे वादा कर लेती है। अभी रिसेंटली दबाव साहब अभी जब पीछे ही आपने सरसों का तेल बंद किया हमारे हरियाणा की सरकार ने, तो उनको 250 देने का वादा किया था। आप क्या करवा लीजिए हरियाणा में, ये सिर्फ एक उदाहरण की मात्र आपको बता रहा हूँ कि आप पता करवा लीजिए हरियाणा में क्या सभी जिलों में जो सरसों को तेल के पैसे थे सभी गरीबी को खाते में पहुंच गए? नहीं पहुंचे हैं। आप वादे करके निकल जाते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार गिरती है तो लोगों को आप इस देश और हरियाणा से बाहर के बताने लगते हैं। उनको देश तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सरकार आप होती है, आपने बताया अपनी फेयर नौकरियां लग रही है, अच्छी बात है, आप फेयर नौकरियां लगा रहे हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन फेयर नौकरी लगाने का क्या मतलब है? फेयर नौकरी लगाने का क्या मतलब है कि हरियाणा के रोजगार को आप उसमें धकेल देंगे कुएं में। इस प्रदेश से रोजगार जो उठते जा रहे हैं, गुड़गांव से बड़ी बड़ी कंपनियां चली गई है, गुजरात चली जाती है, रेल कोच फैक्ट्री हरियाणा से चली जाती है, ये सब क्यों जा रहा है? आप घोषणा करते हैं कि हरियाणा के लोगों को। मैं संदीप गोयल साहब के पास जाऊंगा, उससे पहले ये उद्योगों के पलायन पे जरा राहुल साहब इस पे जवाब दे दीजिए, मैं फिर संदीप जी के पास जाऊंगा। नहीं खालिद साहब, उद्योगों के पलायन पे एक फिर चर्चा में जुड़ जाएगा एक विषय। हाँ चलिए जोड़ लीजिए, अवसर दीजिए जी। तो आपने रोजगार के आपने कहा कि पलायन के लेकर एक ट्वीट कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने कल कहा था, उसकी हवा निकल गई, पंचर निकल गई, अब उसको कोट भी नहीं कर रहे कांग्रेस वाले, 24 घंटे भी नहीं लगे। झूठ की फैक्ट्री जो चलाया करते हैं, ऊपर राहुल गांधी से लेकर नीचे रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक, वो हास्यास्पद बन जाती है। आज कुमारी शैलजा जी ने भी बहुत झूठ बोले हैं। खैर, कांग्रेस के झूठ पर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए, ये प्रदेश की जनता सवाल पूछती है। रावल साहब, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं, रावल साहब खालिद जी का नाम ले रहे रावल साहब, सरकार से सवाल मत पूछिए। खालिद जी एक बार जवाब ले लेते, जवाब ले लीजिए खालिद साहब, जवाब ले लीजिए। आप टीचर नहीं उछाल सकते, अपने दामन को बचाने के लिए दूसरे टीचर नहीं उछाल पाएंगे। सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? खालिद साहब, बेरोजगार क्यों बढ़ा? इस प्रदेश में लोग क्यों गए? इस प्रदेश से लोग क्यों गए? इस प्रदेश के युवाओं की हालत ऐसी क्यों है? आप जवाब तो ले लीजिए ना। अब आपको बताते हैं कुछ चीजें, आप घोषणा करके निकल जाती है सरकार, इतना % रोजगार मिलेगा। बोलिए रोजगार ऐसा नहीं है रावल साहब। तो रणदीप सुरजेवाला का जो निराधार आरोप था कि डिजायर प्लांट जो है वो हरियाणा से, गुड़गांव से उठकर कहीं जा रहा है, इसका खुद आकर मारुति ने खंडन किया। भाजपा को खंडन करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद मारुति ने स्टेटमेंट रिलीज करके बताया कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं। उल्टा मारुति ने 800 एकड़ की जमीन खरखोदा में मांगी है एक नया प्लांट लगाने के लिए। ये कहां पर सोए रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं मुझे नहीं पता। 100 एकड़ सुजुकी मांग रही है। हुंडई वाले लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आकर कहा है कि हम हर देश का सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में लगाना चाहते हैं। अब थोड़ा याद कर ले 2012 की वो घटना, वो इनकी हुड्डा साहब की सरकार थी, उन दिनों हुआ क्या था उसको याद कर ले जरा सा। किस प्रकार मारुति के एक मैनेजर को जिंदा जला दिया गया था, याद कीजिए, जिंदा जला दिया गया था। 3 प्रोडक्शन यूनिट्स स्लो डाउन कर दिए गए थे, बंद करने की। संदीप गोयल साहब, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, इंडियन नेशनल दल आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। यहाँ तो सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उद्योग आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो साफ कहना है कि किसी तरह की कोई युवाओं को ना दिक्कत है रोजगार की, ना महंगाई की दिक्कत है। देखिए डबा साहब, मैं ये मानता हूं कि पिछले 10 मिनट इस बहस के बिल्कुल जाया कर दिए गए, क्योंकि मुद्दा था आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर का, और व्यक्तिगत बातों और व्यक्तिगत उदाहरणों को लेकर 10 मिनट आपके महत्वपूर्ण चैनल के हरियाणा के प्रदेश के जो दर्शक हैं उनके खराब कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये इस प्रकार के उदाहरण दिए गए कि जैसे इससे पहले कभी कोई मिसाल ना बनी हो, किसी गरीब का बेटा एचसीएस ना बना हो, किसी तकड़ी का काम करने वाले बेटा का अफसर ना बना हो, बाल काटने वाले का बेटा अधिकारी ना बना हो, या फिर जूते का काम करने वाले का बेटा अधिकारी ना बना हो। मतलब ये कौन सी बहस का मुद्दा बना रखा है? मुद्दा था आज प्रदेश के अंदर 27.8% बेरोजगारी है। बेरोजगारी के अंदर रूरल सेक्टर के अंदर जो हमारे खेती सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं उसकी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये बात करते हैं केवल मात्र 2% और 2.5% सरकारी नौकरियों के बारे में,
जो 97.5% हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी चर्चा क्यों नहीं करते आपके चैनल के ऊपर? वो क्यों नहीं चर्चा करते कि हमारे जो रूरल इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसमें इंडस्ट्री का सेक्टर है, उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट आया हुआ, वो क्यों नहीं बात करते? जो फॉर्मल सेक्टर है, जो कैजुअल वेजेस लेबरर हैं, या फिर जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके ऊपर जो बेरोजगारी की मार आज पड़ी हुई है, उसको क्यों नहीं चर्चा करते? एक तरफ पे सीएमआई के डाटा को कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है साहब, फला आदमी का बैठा बनाया हुआ है, तो फिर वो डाटा तो लगभग 1.8 गुजरात का डाटा भी देता है, यूपी का डाटा 4.8 का देता है, फिर हरियाणा का 27.6 के करीब क्यों डाटा देता है? इन ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देकर आपके चैनल की इस महत्वपूर्ण बहस को एक विषय से भटकाने का प्रयास करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि वो इस बात को स्वीकार करते कि आज प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख से भी ज्यादा युवा बेरोजगार रजिस्टर के अंदर दर्ज हैं, और मात्र ग्रुप डी की सर्विस जो पोस्ट निकली थी उसमें लगभग 18 लाख बेरोजगारों ने अप्लाई किया था। 18 लाख युवाओं ने अप्लाई किया था, और जो हमारे केवल मात्र 15 जिले हैं, मैं तो उनका एक फिगर बताऊंगा, 15,21,854 ये बेरोजगार की दर्ज इनका नाम रजिस्टर्ड था, और नौकरियां दी कि इन्होंने केवल 647, जिसमें रोहतक में किसी को नहीं मिली, पलवल में 1 को मिली, फरीदाबाद में 3 को मिली, महेंद्रगढ़ में किसी को नहीं मिली, करनाल में किसी को नहीं मिली, भिवानी में मात्र 28 को मिली। कि इस प्रकार की चर्चा क्यों नहीं करते कि हम बेरोजगारों को पिछले 7 साल से हम बेरोजगारों को रोजगार देने में नाकाम रहे हैं, और एक बड़ा ढिंढोरा इन्होंने पूरे पिछले 1.5 साल से पीटा कि हमने प्राइवेट कंपनियों के अंदर और के अंदर हमने कानून पास कर दिया बेरोजगारी रिजर्वेशन देने का 75% का, ये परंतु ये खुद भूल गए कि उस कानून के अंदर वो तारीख लिखना भूल गए कि कब ये कानून लागू होगा, कब युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को प्रदेश के अंदर जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये जो हमारी फर्में हैं, उनके अंदर कब रोजगार मिलेगा। ये युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, ये मात्र बात करेंगे 2.5% को लेकर 97.5% की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे उस डाटा की बात करेंगे। अब पिछले चैनलों पर इन्हीं की पार्टी के कुछ प्रवक्ता नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण देते थे, इनके बहुत भी प्रवक्ता साथी आते थे भारतीय जनता पार्टी को, एनएसएस को महत्वपूर्ण देते थे, इनको खुद ही नहीं मालूम शायद कि उस सर्वे जो 2017 में जो एक बार हुआ था, उस सर्वे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ओपन नहीं किया। 2012 से लेकर आज तक अगर उस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को अगर ये रिलायबल इनकी पार्टी मानती तो उसको क्यों नहीं ये ओपन करते, क्यों कंसील करके बैठे हैं? जो इनके बड़े बड़े जो दावे हैं वो हवा में पंचर हो चुके हैं। युवाओं को आज वास्तव में रोजगार की बहुत जरूरत है। अगर आप विदु राहुल साहब, एक उदाहरण जितने भी मैं आपको बताऊं, महंगाई और बेरोजगारी ऐसे इश्यूज हैं जिस पे जवाब पब्लिक को देना ही पड़ेगा। हर हाल में पब्लिक पूछेगी कि मैं आपको बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक विश्लेषण कल ही आया है और उसमें साफ साफ बताया गया है कि पेट्रोल या डीजल पर आम उपभोक्ता खाने और अपने हेल्थ से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है उसको। अगर महंगाई की दर इस तरह बढ़ेगी और कोविड की वजह से जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है या आमदनी कम हुई है लोगों की, मार तो निश्चित तौर पे है ही है और इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर दवा साहब आप आलम देखिए कि सरकार दवा साहब वेलफेयर ऑफ कांग्रेस के प्रवक्ता जो लगातार पीछे से बोल रहे हैं, आप ये देखिए ये शायद लोकदल के प्रवक्ता बोल रहे हैं। पता ही नहीं चलता आजकल लोकदल और कांग्रेस का अंतर क्या है, पता ही नहीं चलता। गोयत साहब जवाब ले लेते हैं, गोयत साहब जवाब ले लेते हैं। गोयत साहब थोड़ा सा शांत रहिए ना। अच्छा, गोयत साहब ने आकर एक स्क्रिप्ट पढ़ दी, यहाँ पर आकर स्क्रिप्ट बनकर आए थे, उनमें एनएसएस जिसका जिक्र ही नहीं हुआ पूरी डिबेट में, उसके बारे में लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ दिया। अच्छा किया। खैर, गोयत साहब कुछ पढ़कर आते हैं तो अच्छी बात है। 3 शब्दों को और जरा सा याद कर लें, शिक्षा, भर्ती, घोटाला, तिहाड़ जेल को याद कर लें। ठीक, तो इसके बाद शायद उनके लिए आसान रहेगा कि स्क्रिप्ट अगली बार से बनाएंगे तो शिक्षा, भर्ती, घोटाला, चौटाला साहब और तिहाड़ जेल तीनों को याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं फेयरनेस की, अब बात कर लेते हैं कोविड टाइम की। कोरोना काल में दुनिया की एकमात्र सरकार जिसने 80 करोड़ लोगों को, अपने नागरिकों को मुफ्त में राशन दिया है, एक बार नहीं 2 बार दिया है, फर्स्ट वेव में भी सेकंड वेव में भी। दुनिया में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है? दुनिया में ऐसी कौन सी सरकार है जो 135 करोड़ नागरिकों को मुफ्त वैक्सीनेशन कर रही है? तो उस पर भी विचार कीजिए एक बार। वैश्विक महामारी है, ये किसी भाजपा या कांग्रेस या लोकदल की लाई हुई नहीं है।
ये तो वैश्विक महामारी है, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम में हुई है। वैक्सीनेशन तो विदु साहब लगभग हर देश में फ्री है इस समय। नहीं है, विकसित देशों में भी फ्री नहीं है, विकसित देशों में भी भाई साहब फ्री नहीं है, लेकिन हमने फ्री किया है। क्यों? यहाँ नागरिकों की चिंता करने वाली सरकार है, यहाँ जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। लेकिन इन्होंने निजी नौकरियों की कुछ बात की, तो उस पर भी मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, ये लगातार बोलते रहेंगे तो मेरा जवाब कैसे लेंगे? नहीं बोल नहीं रहे, बोलिए आप जवाब दीजिए, फिर खालिद साहब के पास जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि 97.5% नौकरियां प्राइवेट होती है। मैं बड़ा खुश हूं कि उन्होंने इस आंकड़े को कहा। उसी आंकड़े में बताता हूं, 17,000 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन पैकेज जो है वो बेरोजगार लोगों को मिला है, स्वरोजगार चालू करने के लिए लगा है, लघु उद्योग लगाने के लिए मिला है, कुटीर उद्योग लगाने के लिए मिला है, और उसमें 1,69,000 यूनिट्स लगे हैं हरियाणा भर में। ये रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, और इनके हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं कि 18 लाख रोजगार उत्पन्न हुए हैं, रोजगार अवसर उत्पन्न हुए हैं। 18 लाख। स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ है, स्किल यूनिवर्सिटी बनी है हरियाणा के अंदर, देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनी है। इसके अलावा 495, ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे इंडस्ट्री जा रही है, मैं उल्टा कुछ बताता हूं, 495 MOU साइन हुए हैं, 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा हरियाणा के अंदर, जिसमें 9 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये MOUs के थ्रू जो अब तक पाइपलाइन में चल रही है चीजें, कुछ चीजें जो मटेरियलाइज हुई हैं, उनमें 32,000 युवाओं को तो आज भी नौकरी लग चुकी है। तो इस प्रकार से भ्रमित करना, वही का वही रटा हुआ टेप बोलना, वही जो कांग्रेस के समय बोलते थे वही भाजपा के समय बोलना। देखिए, प्रदेश की जनता कांग्रेस को 2 बार और इंडियन नेशनल लोकदल को 4 बार नकार चुकी है। अब इनको कुछ नया प्लान लेकर आना चाहिए। एक विकास करती हुई सरकार, एक छू चलती हुई, एक बड़ी तेज गति नहीं, से इलेक्शन कभी किसी चीज का पैमाना नहीं हो सकता। इलेक्शन जीतना हारना अलग चीज होता है, व्यवस्थाएं कायम रहना और कायम रखना अलग चीज होता है। खालिद साहब, लगातार सरकार प्रयास कर रही है, स्किल यूनिवर्सिटी भी खोली गई है, अलग अलग उद्योगों में नौकरियां भी लगी, फिर किस वजह से आप लोग 27.9 का आंकड़ा, ये तो कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां गई है, पूरे देश में गई है। रावल साहब एक किताब जैसी पढ़ रहे हैं, और वो किताब वो है जो RSS के स्कूल में पढ़ाई जा रही है। जो आपकी बात से सहमत ना हो उसको आप देशद्रोही कह दीजिए। वो एक चीज आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी आंग नहीं मत रावल साहब, आपका भाषण सुना तो कहीं, अरे आपका भाषण सुना तो कहीं भैया। और इस देश की बेरोजगारी पे इतना मुस्कुराओ मत। इस देश का जो घाटा आप लोगों ने दिखाया है, ये इससे मुस्कुराने की विषय नहीं है। 27-28 का आंकड़ा हरियाणा में हो जाता है, हम पूरे देश में टॉप हो जाते हैं। ये हरियाणा की दुर्दशा पे आप जो मुस्कुराते हैं, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। और अगर आपकी सरकार में इतना दम होता और इतनी अच्छी आपकी कार्यकारिणी होती तो आप क्या आंकड़ा लेके निकले थे जब आप विधानसभा में गए? आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था कि हम 70 पार ले जाएंगे? आप चोर मोचेरे भाई होकर एक साथ बैठ गए। भैया रुको तो सही, 1 मिनट रुको। 5 के नाम पे 5 किलो अनाज के नाम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करते हैं, और उसी 5 किलो अनाज का ढिंढोरा आप सब सीखते हैं। इस देश के गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपके शासन में 20 से 30 लाख करोड़ रुपया जिसको बैंकों ने अपने उद्योगपति मित्रों को वो डैमेज कर दिया है, जवाब आप नहीं देते हैं। हर साल 2017-18 में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए जाता है। 17 का नटवरलाल जी को सुन लो, 18-19 में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जाता है, 19-20 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया जाता है, 20-21 में अभी जब चल रहा है लगभग 2 लाख करोड़ रुपया आपके मित्रों के नाम डैमेज कर दिया जाता है। उसको आपको सिर्फ वो लोन कौन से हैं, उस पैसे का आप जवाब नहीं देते हैं। जब आपसे जवाब मांगा जाता है, जब आंकड़े आप गिनवाते हैं कि आपने क्या किया, अमूमन चैनलों में बात होती रही है कि आप ये कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि हम आप ये सरकार कब तय करेगी? इस देश और प्रदेश की सरकार ये तय कब करेगी? सत्ता में हम हैं, तब तक आप दूसरों के नाम लेकर दूसरी सरकार को सरकार, और जब सरकार अगर ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं थे, आप 70 पार का नारा लेकर 70 पार का नारा लेकर पहुंचे कहाँ है? और एक जमना पार का नारा लेकर निकले की दूसरी पार्टी अपनी पार्टी में पहुंचे कहाँ? हरियाणा के हितों को बेच के आप सत्ता में बैठ गए। अभी हालांकि ILD इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कहा कि आपके 10-15 मिनट आपने इस पूरे हरियाणा के और डिबेट के बर्बाद कर दिए। वो तो आपके लिए भी कहा है, अपने आंकड़ों का जवाब नहीं देते। वो तो आपके लिए भी कहा है।
ये इतिहास में चले जाते हैं और आप जो है दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। संदीप साहब, दूसरा नहीं है। आप दोनों आप पता नहीं मुझे चलता बता दीजिए। इसमें कांग्रेस वाला कौन है और लोकदल वाला कौन है। आप गठबंधन कर लीजिए आपस में, आपका फिर भी नहीं, कुछ वो नहीं बात तो बचेगा। पुरानी बात है भैया। हरियाणा की ये जनता नहीं है आपको बात, छोड़ नकारेगी, दीजिए। लगातार छोड़ नकारती दीजिए, रहेगी। बात तो और क्यों पुरानी बात नकारेगी? है। क्योंकि आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं। ये आपके झूठ पर टैक्स क्यों लगता है मुझे पता नहीं है। बताइए संदीप जी, झूठ की राजनीति आप लोग करते हैं। देखिए दवास साहब, ये आरोप कौन लगा रहा है? आरोप भी वही लगा रहे हैं जो खुद इस हमाम में डूबे पड़े हैं, जो खुद पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख बनाने का एक बड़ा कलाकारी इन लोगों को शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सिखाई जाती है, और उसमें सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जक्को साहब हमने गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाया। आप ये क्यों नहीं देश में ऐसी व्यवस्था करते कि गरीब को आपके तरफ हाथ फैलाने पड़े केवल रोटी मांगने के लिए? आप उनको इस प्रकार क्यों नहीं बनाते स्वावलंबी कि वो आपसे रोजगार मांगे और आप उनको रोजगार दें? क्योंकि आप गरीब की एक बेइज्जती करते हो, आप गरीब को और गरीब कर रहे हो। इस प्रकार कांग्रेस गरीबी हटाने का नारा देते देते आज शायद देश से कांग्रेस गायब होगी। ऐसे ही मेरे ये साथी भाई जो भाजपा का गरीब को रोटी देने का ढिंढोरा छाती पे अरे उनको तो 20 साल के आसपास हो गए बाहर हुए, आप उनकी बात क्यों करते हैं? आप 27.9 पे बात कीजिए विधु साहब। 27.9 एक फर्जी आंकड़ा है, गलत आंकड़ा है, इसका मैं खंडन करता हूँ। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं उनको मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी है। तो उत्तर प्रदेश का 4.3 भी गलत है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तराखंड का 4.8 भी गलत है, आसाम का 0.6 भी गलत है, आसाम का 0.6 भी गलत है। प्रदीप जी उत्तर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का प्रवक्ता बनाया है, लेकिन अगर खालिद साहब जो है उत्तर प्रदेश के आंकड़े पर, गुजरात के आंकड़े पर बहुत फुला समा रहे हैं, तो ठीक है, थोड़े दिनों में वहाँ चुनाव हो जाएगा, वहाँ पर इस आंकड़े को खूब प्रचारित करें वो। आखिरी 30 सेकंड है संदीप गोयल साहब, एक प्रतिक्रिया आपकी, फिर खालिद साहब के पास जाऊंगा मैं। जी देखिए दबाज साहब, फिर बात इन्होंने की कि हमने जनता को सहूलियात दी। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर में जहां लोगों की आमदनी के साधन बिल्कुल खत्म हो चुके थे, इस सरकार ने टैक्सेस लगाकर लगभग जो पिछले साल के कंपैरिजन में 1,81,000 करोड़ रुपए इन्होंने टैक्सेस के एक्स्ट्रा कमाए हैं। कौन सा वेलफेयर इन्होंने लिया? इन्होंने जनता को बिल्कुल खून चूस लिया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी महंगी। खालिद साहब आखिरी 10 सेकंड आपके पास है, फिर मैं विधु साहब के पास जाऊंगा। सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि वो सत्ता में है, सरकार को तय करना पड़ेगा वो सत्ता में है। आप दूसरों के इतिहास में जाके इस प्रदेश को आपको जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा आप जहां 70 पार का न्यारा लेकर 30-40 पे सिमट जाते हैं। अब जब चुनाव होगा तो आपकी एक भी दूसरे जमात नहीं बचेगी। ये हरियाणा की जनता आपसे जवाब मांगेगी। अगर हरियाणा के आंकड़े गलत हैं तो उत्तर प्रदेश आपने जैसे कहा जवाब मांगेगी। विधु साहब, क्या राहत मिलेगी लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से? निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता की पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के समय की 1,35,000 पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ी है। प्रदेश के युवा के, बुजुर्ग के, वृद्ध के, महिला की जेब के अंदर पैसा है। मैं आपको आज बधाई देना चाहता हूं कि ऐसी सार्थक बहस का आपने आयोजन किया। इसी प्रकार की बहस अगर करेंगे तो प्रदेश की जनता को विपक्ष की सच्चाई पता चल जाएगी। हम लोग जिस दिन 2014 में 26 मई में सत्ता में आए थे, 26 अक्टूबर में सत्ता में आए थे, उसी दिन से हमने ये प्रतिबद्ध हो गए। प्रदेश की जनता को विपक्ष की सच्चाई पता चल जाएगी। विपक्ष कहता है कि कल से हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को सरकार की सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि जो है कोई भी काम पिछले 10 साल के दौरान या 7 साल के दौरान नहीं हुआ है। देखते हैं बेरोजगारी, महंगाई का मसला कब तक बना रहेगा या इसका कोई हल भी निकलेगा। नमस्कार।